बीबीसी दुनिया में आज देखिए, पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रही है रूसी सेना। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का लगातार आगे बढ़ना जारी। जंग और करीब आने से घबराए परिवारों ने जरूरी सामान के साथ किया सुरक्षित जगहों का रुख। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। कवर स्टोरी में होगी मुसीबत में पड़े यूक्रेनी परिवारों की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब। इसी महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरह की दखल अंदाजी के खिलाफ किया आगाह। रूस के दिवंगत नेता अलेक्सी नवाल्नी की पत्नी ने चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का किया है आह्वान। अगले हफ्ते रमजान से पहले गजा में संघर्ष विराम की उम्मीदों को लगा झटका। संघर्ष विराम के लिए मिस्र में हो रही बातचीत से हमास हुआ अलग। हमास ने कहा इस्राइल ने संघर्ष विराम की कोशिशों पर पानी फेरा। बातचीत में शामिल नहीं थे इस्राइल के प्रतिनिधि। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को साल 2019 में खत्म किए जाने के बाद किया कश्मीर का पहला दौरा। कहा इस फैसले से प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक विकास को मिला बढ़ावा। पिछला महीना रहा अब तक का सबसे गर्म फरवरी। यूरोपीय संघ की क्लाइमेट सर्विसेज ने कहा औद्योगिकरण से पहले के औसत से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा फरवरी 2024 का तापमान। पिछले साल जून से हर महीने दर्ज की गई है रिकॉर्ड गर्मी। ग्रीन हाउस गैसों को माना जा रहा है जिम्मेदार। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। रूस के साथ जारी जंग में एक वक्त ऐसा भी आया जब यूक्रेन ने अपने कई इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया था, लेकिन अब पूर्वी यूक्रेन में कई परिवारों को तोपों और धमाकों की आवाज़ धीरे धीरे अपने नज़दीक आती सुनाई दे रही है और यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। रूसी सेना को मिल रही इस बढ़त का यूक्रेन के इन लोगों पर क्या असर पड़ा है, कवर स्टोरी में आज इसी की बात। 24 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जब रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस इसे स्पेशल ऑपरेशन कहता रहा, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसे रूस का हमला माना। तब से अब तक रूस और यूक्रेन में यह जंग जारी है, जिसमें कभी यूक्रेन तो कभी रूस पीछे हटता हुआ नजर आया और इस दौरान दोनों देशों के बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने माना था कि रूसी हमलों में यूक्रेन के 31,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं बीबीसी रूसी सेवा ने मीडिया जोना वेबसाइट के साथ मिलकर रूसी फौज से जुड़े 45,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि संभव है कि कुल संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में आम नागरिक भी बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है। इन इलाकों में रहने वाले लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर वहां से जाने लगे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि उसकी फौज मुकाबला कर रही है, मगर रूसी सेना ने अवदीविका के बाद दोनेत्स्क में भी कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब आशंका है कि और इलाकों पर भी रूस का कब्जा हो सकता है। बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस जंग के मोर्चे के करीब रह रहे कुछ परिवारों से मिले। देखिए उनकी रिपोर्ट। पूर्वी यूक्रेन उजड़ रहा है। रूसी सेना एक एक करके गांव को अपने कब्जे में ले रही है। यहाँ रह रहे लोगों को लग रहा है मौत या रूस का कब्जा होना लगभग तय है। वलेरी और उनके पोते डेनिस ने यहाँ से सुरक्षित निकाले जाने के लिए हामी भर दी है। उनका घर तुरेक्स में है, जहाँ रूस की नज़र है। यहाँ यूक्रेनी सेना बचे हुए सैनिकों और गोला बारूद का सूझबूझ से इस्तेमाल कर रही है। उसे पीछे हटना पड़ रहा है। वलेरी के कस्बे पर अब लगातार गोलाबारी हो रही है, यानी यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, लेकिन मुझे अब बच्चों को बचाना होगा। पुलिस इन लोगों को कोस्टियांटिनीव ले जा रही है, जो कुछ सुरक्षित है, मगर न जाने कब तक। ये शहर जंग के मोर्चे के करीब तो था, मगर अब इस पर रूसी कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। जब 1 साल से भी पहले यूक्रेन ने इस इलाके को छुड़ाया था, तब एक उम्मीद थी, लेकिन अब पासा पलट गया है। अब डर है कि कोस्टियांटिनीविका जैसे शहर धीरे धीरे तबाह कर दिए जाएंगे और लोग भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब रूस यूक्रेनी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो यही करता है
और वो इसी को आज़ाद करवाना कहता है। शहर पर हुए हमले के बाद टटियाना और उनकी बेटी के लिए यहाँ से जाने के अलावा शायद कोई चारा नहीं बचा। हम सब थके हुए हैं, मूड खराब रहता है और पैनिक अटैक पड़ते हैं। हम डिप्रेशन में हैं, बाहर जाने में डर लगता है। क्या आप दोनों यहाँ से जाएंगी? मैं 2 बार जा चुकी हूँ। इसका मतलब क्या है? हर जगह डर लगता है, देश जल रहा है। टटियाना यहाँ रुक रही हैं और मारिया अपने सामान को पश्चिम की ओर भेज रही हैं। आज उनका टीवी उस रास्ते से जा रहा है जहाँ से कल उन्हें भी अपने बेटे के साथ जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि वो भी आएंगी। हमारे पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। नज़दीक ही क्रेमाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर कहीं दूर से तोपों की आवाज़ आ रही है। इससे भी यहाँ से जाने की वजह पता चलती है। जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से दोनेत्स्क रूसी हमले के केंद्र में रहा है और इस बात को यहाँ के लोग और ज़्यादा महसूस करने लगे हैं। 1 साल पहले हमें उम्मीद थी कि पश्चिमी देशों से मदद मिलेगी और जवाबी हमले में सफलता मिलेगी। पहले लोगों को उम्मीद थी, लेकिन अब नहीं है। यूक्रेन को आस है कि इसका पूर्वी हिस्सा फिर से रहने के लिए सुरक्षित बन जाएगा, लेकिन अभी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जब ये लोग लौटेंगे तो यहाँ की सूरत क्या होगी। अब रुख करते हैं मध्य पूर्व का। दक्षिणी यमन से सटे समंदर में लाइबेरिया के एक मालवाहक जहाज पर हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले में 3 क्रू मेंबर मारे गए हैं। बीते नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर शुरू हुई हूती कार्रवाई के बाद से यह पहला घातक हमला है। जहाज के मालिक ने कहा है कि समंदर में तैर रहे जहाज में आग लग गई है। देखिए बीबीसी संवाददाता अरुणा अयंगार की रिपोर्ट। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले अब घातक हो गए हैं। बुधवार को विद्रोहियों के एक मिसाइल हमले में लाइबेरिया के एक मालवाहक जहाज के चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। पिछले महीने अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से यमन के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अब वैसी ही कार्रवाई किए जाने की मांग फिर उठ सकती है, लेकिन उन कार्रवाइयों से हूती विद्रोहियों को अब तक रोका नहीं जा सका है। ये हूतियों की सेना की तस्वीरें हैं जब उन्होंने नवंबर में एक जहाज पर कब्जा कर लिया था। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का उत्तरी यमन के ज्यादातर इलाकों पर नियंत्रण है और गजा पट्टी पर इस्राएली कार्रवाई के विरोध में ये कई महीनों से उस क्षेत्र में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ये ताजा हमला भड़काने वाली बड़ी कार्रवाई है। बुधवार को जिस जहाज पर हूतियों ने हमला किया उसका नाम MV ट्रू कॉन्फिडेंस है और ये बड़ा मालवाहक जहाज चालक दल के 20 सदस्यों के साथ लाल सागर से गुजर रहा था, जिनमें से अधिकतर फिलीपींस के नागरिक थे। हमला यमन के अदन बंदरगाह से 50 नॉटिकल माइल की दूरी पर हुआ था और ये जहाज चीन से सऊदी अरब जा रहा था। हमले से केवल नाविकों की जान ही खतरे में नहीं है, बल्कि इस बार कई लोगों की जान भी गई है। इसीलिए हम उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे और दुनिया के देशों से भी ऐसा ही करने को कहेंगे। हूती समूह का कहना है कि ये अमेरिकी जहाज था और चालक दल ने हूती नेवल फोर्सेस की चेतावनियों की अवहेलना की थी। हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन की हवाई कार्रवाई में उनके लॉन्च साइट, हथियार डिपो और कंट्रोल पोस्ट को निशाना बनाया जाता रहा है। ये पिछले महीने यमन की राजधानी सना पर किए गए हमले की तस्वीरें हैं। MV ट्रू कॉन्फिडेंस पर हुए हमले के बाद विदेश मंत्री लॉर्ड कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन सुरक्षित और स्वतंत्र नौपरिवहन का समर्थन करता है और कार्रवाइयों के जरिए अपनी बात पर कायम रहेगा। लेकिन हूतियों के पास ड्रोन और मिसाइलों की भारी मात्रा में आपूर्ति है। रूबीमार नाम के इस मालवाहक जहाज पर पिछले महीने मिसाइल हमला हुआ था। कुछ दिन पहले आखिरकार ये डूब गया और अब इससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे पीएम के संबोधन में और क्या था और यहां आए लोग क्या कह रहे थे, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। कश्मीर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बख्शी स्टेडियम यहाँ मेरे पीछे है और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये उन लोगों की है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस का, जैसे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, 2 बड़ी रीजनल पार्टीज के लीडर हैं, उन्होंने एक्यूज किया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फोर्स किया गया यहाँ आने के लिए। लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड क्राउड है, बहुत लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है ऐलान होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। हम खुशी से यहाँ आए हैं
कि हमें मोदी साहब से मिलना है, आज इंशाल्लाह मिलेंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। जैसा कि सब लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बड़ी रैली को एड्रेस करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए किसी बड़े पॉलिटिकल पैकेज का अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 5,000 करोड़ के फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया, जो इन्वेस्टमेंट हेल्थ, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज में हो जाएगी। उससे उनका कहना है कि लाखों की तादाद में यहाँ पे जॉब्स जनरेट होंगे। बात तालिबान की, जो औरतों पर लगातार प्रतिबंध लगाता जा रहा है, पर महिलाएं भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले बीबीसी ने 2 अफगान बहनों से बात की, जिन्होंने अपनी आवाज़ को एक हथियार बनाकर और तालिबान के खिलाफ गाने गाए। उन्होंने पहली बार मीडिया से बात की। बुर्का पहनना आसान नहीं है। गाने की बात छोड़िए, आप सांस नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते। ये 2 बहनें अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। ये बुर्का पहनकर तालिबान से लड़ रही हैं। उनकी आवाज़ ही उनका हथियार है। हम गाएंगे, पर शायद इससे हमारी जान भी जा सकती है। साल 2021 के अगस्त में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर दोबारा काबिज हुए, तब इन बहनों ने अपना पहला गाना रिलीज किया। तालिबान के सत्ता में आने के 1 हफ्ते बाद हमने ऐसी कविता ढूंढी जो हमारे दर्द को बयां कर सके। इन बहनों ने अभी तक 7 गाने पब्लिश किए हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी पहचान छिपी रहे। वे पहली बार किसी मीडिया से बात कर रही हैं। ये बुर्का एक पत्थर की तरह है, जिसे तालिबान ने 25 साल पहले महिलाओं के मुंह पर मारा। सत्ता में वापस आते ही उन्होंने फिर वैसा ही किया। तो हम उसी पत्थर को तालिबान के खिलाफ हथियार बनाकर उन प्रतिबंधों से लड़ रहे हैं जो उन्होंने हम पर थोपे। तालिबान ने महिलाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। उनकी शिक्षा और काम करने पर भी प्रतिबंध हैं। इसे लेकर महिलाओं ने देशव्यापी प्रदर्शन किए, जिसे बुरी तरह कुचल दिया गया। जब बहनों का गाना वायरल हुआ तो इन पर खतरा काफी बढ़ गया। उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि वो जल्द वापस आएंगी। हमने सोशल मीडिया पर उनकी धमकियों को देखा। एक बार हम तुम्हें ढूंढ लें, उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे तुम्हारे हलक से जुबान अलग करनी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर तालिबान अपनी मौजूदा नीतियों के साथ चलता रहा तो वो लैंगिक रंगभेद के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दोनों बहनें अगले गाने पर इस उम्मीद के साथ काम कर रही हैं कि इससे अफगानिस्तान में महिलाओं की आवाज़ बुलंद होगी और इससे आज़ादी की उनकी लड़ाई में मदद मिलेगी। हमारी आवाज़ खामोश नहीं होंगी, हम थके नहीं और लड़ाई जारी रखेंगे। ये हमारी लड़ाई की शुरुआत भर ही है। प्रॉपर्टी या संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़े आपने देखे सुने होंगे, जिसकी वजह से लोगों को सरकारी दफ्तरों और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक महिला ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद रिश्तेदारों की चालाकियों से निपटकर न केवल अपना हक हासिल किया, बल्कि अपनी जैसी दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल भी पेश की। देखिए बीबीसी संवाददाता श्रीकांत बंगाले की इस रिपोर्ट में। ये कहानी है महाराष्ट्र के बीड़ जिले में रहने वाली 47 वर्षीय रुक्मिणी नागापुरे की। रुक्मिणी जब 13 साल की थी तभी उनका बाल विवाह हो गया। साल 2000 में मेरा बड़ा बेटा 12वीं क्लास में और छोटा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। मेरे पति ने कहा कि हम बच्चों की एग्जाम के बाद घर की मरम्मत कराएंगे। घर का काम बाकी था, लेकिन 2 मई को काम के दौरान मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। फिर जब साल 2016 में उनके पिता भी गुजर गए, तब एक दिन रुक्मिणी के भाई उनसे मिलने पहुंचे।
अपने पति की मौत के बाद मुझे भाई की मदद की जरूरत थी, लेकिन उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। तब मेरे पिता के गुजरने के बाद उसे मेरी याद आई, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने पिता की संपत्ति में कोई हक न मांगूं। वो प्रॉपर्टी पेपर्स पर मेरे दस्तखत चाहता था। मैंने मना किया तो उसने प्रॉपर्टी के दूसरे कागजात तैयार करवा लिए। रुक्मिणी ने इसके बाद संबंधित सरकारी अधिकारी से संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा कि जब मेरी माँ और 2 बहनें जीवित हैं, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिर्फ मेरे भाई का नाम कैसे लिख सकते हैं। मैंने ये भी पूछा कि जब मेरी माँ जीवित है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है। रुक्मिणी जिस तरह अपने हक के लिए लड़ रही थी, उससे वो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गईं। फिर उन्होंने 2-3 लोगों के साथ मेरे भतीजे को घर भेजा। उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की और कहा कि सारे गांव में बात हो रही है, बेटी को संपत्ति में हक नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने इसे पाप बताया। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार साल 2022 में रुक्मिणी अपनी बहन और मां के साथ प्रॉपर्टी में हक पाने में कामयाब हुई और उसके बाद से ही रुक्मिणी एकल महिला संगठन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्रिय भागीदारी से काम कर रही हैं। मैं अपने रिश्तेदारों से एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन फिर जब मैं अपनी जैसी महिलाओं के संपर्क में आई तो मुझ में अपने अधिकारों के बारे में बोलने की हिम्मत आई। रुक्मिणी की पहल के बाद अब और भी महिलाएं अपने प्रॉपर्टी राइट्स के प्रति जागरूक हो रही हैं। अब ABC दुनिया में आज के लिए बस इतना ही।